अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 611 के लेक्चर नंबर 24 में। लेक्चर नंबर 24 का मेन टाइटल है लॉ ऑफ पार्टनरशिप और हम शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ कवर कर रहे हैं बिजनेस एंड लेबर लॉ की। आज के लेक्चर में टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज़। सेकंड टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। और फोर्थ वन होगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। और फिफ्थ और लास्ट टॉपिक हमारा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि आज के लेक्चर नंबर 24 का हमारा मेन टाइटल है लॉ ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए इसके अंदर जो टॉपिक्स हमने देखे थे कि कौन कौन से हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, उनको वन बाय वन हम यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक था रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज़, यानी कि जो पार्टनर्स हैं जो पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व हैं उनका जो रिलेशन होगा वो थर्ड पार्टीज़ से कैसा होगा। यानी कि अगर वो किसी बिजनेस से डील कर रहे हैं, किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं, किसी वेंडर से डील कर रहे हैं, तो ये सारे थर्ड पार्टीज़ कहलाएंगे उन पार्टनर्स के लिए या उन बिजनेसेस के लिए। ठीक है, एक तो उनका आपस में रिलेशन है और दूसरा उनका जो रिलेशन होगा थर्ड पार्टीज़ से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वेंडर, क्लाइंट, ये सारे लोग, तो ये रिलेशन कहलाएगा पार्टनर का थर्ड पार्टीज से। अब लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म जो काम कर रही होगी, दूसरे लोगों के साथ जो डील कर रही होगी, थर्ड पार्टीज़ के साथ जो डील कर रही होगी, वेंडर के साथ, क्लाइंट के साथ, दूसरे लोगों के साथ, किसी से माल ले रही होगी, किसी को माल दे रही होगी, किसी से क्रेडिट पे ले रही होगी, किसी से ऑन कैश ले रही होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से हो रही होंगी। तो ये जो सेक्शन 25 है इस एक्ट का, वो इन चीज़ों के बारे में जो है वो डील करता है। एवरी पार्टनर इज़ लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर एंड आल्सो सेवरली फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज़ अ पार्टनर, यानी कि हर जो पार्टनर है वो लायबल है किसी भी पार्टनर के एक्ट का। ठीक है, जितने भी पार्टनर उसके अंदर हैं, अगर कोई वो एक्ट करते हैं तो वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरी फर्म के बिहाफ पे कोई भी पार्टनर अगर कोई एक्ट करता है तो दूसरे जो तमाम पार्टनर हैं वो लायबल हो जाते हैं क्योंकि वो इस फर्म के अंदर पार्टनर है। अब सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट ले डाउन ऑल द partners of a firm jointly and severally share liabilities of the firm. Therefore, even where a partner has signed on his own name promissory note for the benefit of the firm, all partners are liable on its member of the partnership. अब एक मिसाल ले लें कि आपकी और मेरी, जैसे कि अभी हमारा स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है, हम एक पार्टनरशिप कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप जो है वो अपने नाम से साइन करते हैं एक प्रोमिसरी नोट, जो है प्रोमिसरी नोट्स ये होता है या प्रोमिसरी नोट कहते हैं, जैसे एक प्रॉमिस करते हैं। तो ये प्रोमिसरी नोट ये होता है जिसके ऊपर आप रिटर्न में देते हैं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे ये माल प्रोवाइड कर दें, 1 महीने के बाद दे दूंगा। ऐसा आपने कर लिया और अपने नाम से किया, लेकिन जो आपने माल ख़रीदा वो फर्म के लिए ख़रीदा, फर्म के बेनिफिट के लिए ख़रीदा, तो मैं ऑटोमेटिकली लायबल हो गया उसके अंदर। तो सेक्शन 25 जो है वो इन चीज़ों से बात करता है कि लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होती है तमाम फर्म्स में, क्योंकि पार्टनर एक फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो किसी भी पार्टनर का एक्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसकी वर्किंग से रिलेटेड होता है, उसमें दूसरे पार्टनर जो हैं वो भी उसमें लायबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म दी गई है होल्डिंग आउट। अब होल्डिंग आउट में ये जो टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स जो हैं, इस कोर्स को जब मैंने डीपली स्टडी किया है तो मुझे ऐसा नज़र आया कि ये डायरेक्टली फ्रॉम द लॉ बुक दिए गए हैं, जो कि लॉ की बुक होगी इसकी, उसके अंदर से ये सारे ड्रैग करके दिए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स में है। तो मैंने कोशिश की है इनको रिसर्च करके आपके लिए ईजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दूँ और आपको समझा दूँ। और रही बात कि ये नोट्स यहाँ पर मौजूद होंगे तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी दे दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारा मौजूद है और फेसबुक पेज का भी ऑफिशियल लिंक मौजूद है वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग का। आपके लिए जो मेथड सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। हाँ, अगर आप प्राइवेटली मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है वो मुझे ईमेल कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली एडमिन को मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर लेंगे किस तरीके से आपकी हेल्प की जा सकती है। बाकायदा ये नोट्स जो हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और ये लेक्चर्स तो आपके लिए फ्री हैं ही, बस आपकी लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब की हमें रिक्वायरमेंट होती है। दैट विल मोटिवेट अस कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आएँ। तो देख लेते हैं होल्डिंग आउट के टॉपिक क्या होता है। जी देखें, यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट स्टेट्स इफ समबडी फॉल्सली रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ पार्टनर इन अ बिजनेस either through words, writing or behavior, they can held be responsible as a partner for any debts or obligation incurred by that business. सेक्शन 28 ये कहता है, या होल्डिंग आउट का मतलब ये होता है कि एक बंदा जो कि झूठ बोलता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि वो इस बिज़नेस में जो है वो पार्टनर है, अब ये चाहे वो ज़ुबान से कहे, लिख कर दे, या वो बिहेवियर इस तरीके का दिखाए, अगर इन तीनों चीज़ों में से वो कोई भी कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स, राइटिंग और बिहेवियर, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ उसकी एबिलिटी रिप्रेजेंट करती है कि वो अपने आप को पार्टनर दिखाता है फर्म के अंदर, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसी भी डेप्ट का, ऑब्लिगेशन का इनकर्ड बाय द बिजनेस।
अगर कोई भी डेब्ट होगा, ऑब्लिगेशन होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो उसके लिए ऑब्लिगेशन वो भी जिम्मेदार होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन दैट इफ समवन रिलाइज ऑन दिस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड गिव क्रेडिट टू ट्रस्ट टू द बिजनेस, द पर्सन मेकिंग द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कैन बी हेल्ड लीगली अकाउंटेबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे न्यू द पर्सन गिविंग क्रेडिट और नॉट। अब यहाँ पर देखें एक और चीज़ हो रही है, अगर कोई बंदा इस तरीके से अपने आप को फॉल्स रिप्रेजेंट करता है तो कोई लोग फॉल्स रिप्रेजेंट करेंगे क्यों? देखें, फॉल्स रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि एक बिज़नेस है, उसकी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है और वो बहुत अच्छा बन गया। अब लोगों को पता होता है कि ये 3 पार्टनर्स मिलके चला रहे हैं या 3 दोस्त हैं, उन्होंने मिलके बिज़नेस खड़ा किया था और वो कामयाब हो गया, तो सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। अब इसका मतलब क्या रहता है कि कोई भी बंदा अपने आप को पार्टनर जाहिर करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ा लोन ले लेता है या किसी से फ्रॉड कर लेता है। तो अगर ऐसी एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व होता है तो ये सारी एक्टिविटीज़ होल्डिंग आउट कहलाती हैं, और इसके अंदर जो बंदा फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, वो जो है वो लीगली अकाउंटेबल होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। Additionally, if a partner passes away and the business continue to operate under the same name, deceased partner, legal representative or estate is not automatically responsible for any action taken by the business after the partner death just because the name is still being used। अब यहाँ पे हमें एक और कंडीशन दी गई है होल्डिंग आउट के अंदर। उसमें ये कहा गया है कि अगर एक 3 पार्टनर हैं, उन्होंने मिलकर बिजनेस बनाया और एक पार्टनर के नाम पे बिजनेस है जो कि उनका की बंदा था, वो 50% का शेयर होल्डर था। अब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद जो है वो बिज़नेस उसी के नाम पे चल रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि बिज़नेस आगे चल के कोई लोन लिया या बिज़नेस को लॉस होना शुरू हो गया तो उसकी जो फैमिली है या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो है वो इसके अंदर लोन भरना पड़ेगा और सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, इन केस कि वो खुद पार्टनर ना बन जाए। अगर वो पार्टनर नहीं बने, वो बिज़नेस जैसी उसकी डेथ हुई और वो ख़त्म हो गया, उसकी डेथ के बाद उसका सारे जो बिज़नेस से सारी ऑब्लिगेशन थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो अब उस बिहाफ पर कि वो इस बिज़नेस का पार्टनर था तो उसके रिप्रेजेंटेटिव से आप वो सारी चीज़ें लें, तो ये नहीं हो सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल ले लें कि जॉन और सारा जो है वो एक बिज़नेस पार्टनरशिप चलाते हैं, जिस बिज़नेस का नाम जो है वो ABC एंटरप्राइजेस है। जॉन विदाउट सारा की नॉलेज के बगैर जॉन क्या करता है, एक सप्लायर से एक बिज़नेस कर लेता है। द सप्लायर बिलीविंग दैट जॉन स्टेटमेंट एक्सीडेड क्रेडिट टू ABC एंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन सारा इन्वॉल्वमेंट। अब वो जॉन क्या बोलता है कि सारा जो है वो इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है और सारा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो बहुत अच्छी बिज़नेस पर्सन है। तो उसका जो सप्लायर होता है वो इस बात पे बिलीव करके कि सारा जो है वो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो मुझे नुकसान नहीं होगा, तो वो जॉन को लोन दे देता है या क्रेडिट दे देता है। अब अगर बिज़नेस जो है वो उसका क्रेडिट जो है उसके पैसे वापस नहीं कर पाता, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे, बल्कि सारा भी रिस्पॉन्सिबल होगी इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि अब ये नहीं कह सकती यहाँ पर सारा कि मेरी तो नॉलेज में है नहीं। देखिए, हम पहले पढ़ते हुए आए थे क्या कि अगर कोई पार्टनर है तो तमाम पार्टनर लायबल होंगे फर्म के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सारा और जॉन पार्टनर है, तो जॉन जो कि एक बंदे से उसने वो लोन ले लिया, हत्ता कि वो इस वजह से दिया गया कि सारा उस बिज़नेस की पार्टनर है और सारा को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप थी और पार्टनर लायबल होते हैं, इस वजह से ये चीज़ें जो हैं सारा को भी पे करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो हमने पासिस अवे की बात की थी कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, तो उसकी मिसाल ले लें कि जॉन का जो है इंतकाल हो जाता है और सारा जो है वो डिसाइड करती है कि हम बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करेंगे और सेम नेम से ABC एंटरप्राइजेस को लेके चलेंगे। अब अगर जॉन की फैमिली और स्टोर जो है वो जॉन की फैमिली के लोग या जो जिस मुल्क में वो बिज़नेस हो रहा है, जिस प्रोविंस में बिज़नेस हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाएंगे किसी भी डेप्ट का, और एक्शन जो है वो आगे जॉन की डेथ के बाद जो है वो लिए जाएंगे ABC एंटरप्राइजेस की तरफ से और सारा की तरफ से। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सारा के ऊपर अगर कोई डेप्थ आ गया तो सारा आगे बोलेगी कि देखें वो पार्टनर थे और वो लायबल थे, इस वजह से आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर, और ये आ सकता है कि होल्डिंग आउट क्या है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये जो एक होल्डिंग आउट का टॉपिक है, इतनी डिटेल में जो मैंने आपको बताया है, ये सिंपली आपकी हेल्प कर देगा और आप इजीली इससे जो है वो इस टॉपिक को, पूरे लेक्चर को जो है वो कवर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप बता सकते हैं कि सेक्शन 25 में क्या होता है, सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें ईजिली आप जो है यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब देखें, इसमें हमने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए। होल्डिंग आउट कर दिया, लायबिलिटी बाय होल्डिंग आउट कर दिया और एसेंशियल ऑफ सेक्शन 28 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर दूँ, और उसके अलावा जो पर्पल में हाईलाइट करता हूँ उनको मैं स्टिकी नोट्स बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी टाइम के ऊपर, अगर आपके पास टाइम है तो ये सारा टेक्स्ट आप पढ़ें। बुक की एक अपनी अकाउंटेबिलिटी है, बुक मेरे से ज़्यादा ऑथेंटिक है और मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपके पास टाइम है तो VU के जो ऑफिशियल लेक्चर हैं वो भी आप ले लें। अगर आपको वो समझ नहीं आते, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि ओल्ड हो गए हैं, तो आप इस लेक्चर पे भी रिलाई कर सकते हैं, आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। लेकिन बुक और VU के ऑफिशियल लेक्चर, उनकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू अ पार्टनर, कि एक पार्टनर जो है वो बिज़नेस के अंदर कैसे उसको ऐड करते हैं। इट इज़ कंटेंट इन सेक्शन 31। अब यहाँ पे देखें, अभी जो हमने बात की सेक्शन नंबर 25 और सेक्शन नंबर 28 की बात की। सेक्शन नंबर 25 में क्या बात हो रही थी कि तमाम पार्टनर लायबल हैं, और सेक्शन 28 में जो बात हुई वो होल्डिंग आउट के ऊपर बात हुई। तो अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुझसे, जो मेरे प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो भी कंप्लेन क्या करते हैं कि सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये ट्रिक्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपकी तैयारी करने में। किस तरीके से, अब लोग बोलते हैं कि यार इसमें अभी तो कम सेक्शंस हैं, लेकिन जब आप 5, 6, 10, 12 और जब आपके 20-25 लेक्चर्स के फाइनल टर्म आ रहा होता है तो उसमें आप परेशान हो जाएंगे कि यार इतने सारे सेक्शंस हैं, मैं कैसे याद करूँ। तो इसका क्या तरीका होता है कि आप लिख दें लेक्चर नंबर 24 और उसके बाद आप लिख दें सेक्शन 25 एंड 20F लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। आपने सिंपल लिखा सेक्शन 25 इज इक्वल टू लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, और उसके बाद सेक्शन 28 इज इक्वल टू होल्डिंग आउट, और उसके बाद सेक्शन नंबर जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 31 इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन नंबर 30 इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। इस तरीके से आप ये चीज़ें लिखते रहेंगे, 30 और 31 इंट्रोडक्शन टू अ पार्टनर। फिर आपने क्या करना होगा, सिर्फ आपने उन चीज़ों को सिर्फ एक पेज पे आपके नोट्स आ जाएंगे या आधे पेज पे ये सेक्शंस लिखे हुए आ जाएंगे, तो आपको याद रह जाएगा। आप बोलेंगे कि 28 से लेके 44 तक जो हैं ये सारे जो सेक्शंस हैं वो लॉ ऑफ पार्टनरशिप के हैं। अब वहाँ पे अगर आप लिख देंगे, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के भी लिख देंगे, अगर वो उसी से डिपेंड करता होगा, उसी के अंदर होगा, और अगर आप अपनी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, लेकिन आ भी सकते हैं कि सेक्शन 31 लॉ ऑफ पार्टनरशिप में किस चीज़ को वो करता है। एक तो आपके एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे हो जाएंगे, और दूसरा जब आप इस तरीके से अपने आंसर लिखते हैं, जो टीचर जो चेकर है वो आपसे इंस्पायर होता है कि हाँ बच्चे ने वाकई स्टडी की हुई है, इसलिए उसको सेक्शंस का पता है और दूसरी चीज़ों का पता है। अपने टॉपिक की तरफ वापसी आते हैं। इट इज़ कंटेंट सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट विच इज रिप्रोड्यूस बिलो, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर एंड टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि ये सिंपल सी बात है, कोई भी पार्टनर जो है वो उसको ऐड नहीं किया जा सकता बिजनेस में जब तक तमाम पार्टनर्स को जो है उसके बारे में पता ना चल जाए, और तमाम पार्टनर जो है वो इस चीज़ पर एग्री ना हो जाए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। Subject to the provision of 30, a person who is introduced as a partner into the firm does not thereby become liable for any act of the firm done before become the partner। अब एक मिसाल ले लें कि आज जो डेट है वो है 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई में आप मुझे अपने बिज़नेस के अंदर पार्टनर एज अ पार्टनर इन्वॉल्व कर रहे हैं, और बाकी तमाम लोग जो हैं 10-12 पार्टनर जो हैं वो भी इस चीज़ पे एग्री हैं। तो आज जुलाई 1 से आगे जो डेप्ट्स वगैरह होंगे उनके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ आगे होंगी, जो मसले मसाइल होंगे उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल भी होऊंगा और मेरी लाइबिलिटी भी होगी। लेकिन जो पीछे आप लोगों ने काम किया है, ठीक है, जून के अंदर, मई के अंदर और मार्च के अंदर, उन कामों का जो है वो रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं होऊंगा, वो सिर्फ आप लोग होंगे। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस, कि कोई भी बंदा जो है वो दूसरे पार्टनर्स की एग्रीमेंट के बगैर दाखिल नहीं हो सकता, और जो है पार्टनर लायबल नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। The only way in which a new partner can made liable to the creditor of the firm in respect of past debt in providing, अगर आप चाहते हैं कि एक पार्टनर को आप ऐड कर रहे हैं, अब एक मिसाल ले लें कि अब बहुत से एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टर का। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत अच्छी आती है, कि आप ऐसी डिजिटल मार्केटिंग आती है कि आप धूम मचा देंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, फेसबुक, गूगल एनालिटिक्स, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी आती हैं, ठीक है। अब उसमें आपके पास पैसा नहीं है कि आप वो काम कर सकें। अब आप क्या करते हैं, आप मेरे पास आए, आप बोलते हैं कि भाई आप जो है ना वो पैसे इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, हम आपको जो है वो लौटा देंगे और आपको इसके अंदर प्रॉफिट भी देंगे। मैं बोलता हूँ हाँ यार आपकी स्किल्स तो अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब इसमें होगा क्या कि आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आप लोग उसको 2 साल तक लेके चले, बहुत अच्छी सेल हुई, सारी चीज़ें हुई, किसी वजह से आपके पास जो है वो पैसे ख़त्म हो गए, या आप अपना प्रॉफिट आपने खा लिया, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो पैसे लग गए, अब आपके पास पैसे नहीं है। तो आप मुझे एज अ इन्वेस्टर लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जो हमारे पुराने डेप्ट्स वगैरह हैं ना वो भी मैं क्लियर करूँ। तो मैं एज अ पार्टनर आ रहा हूँ और पास डेप्ट मुझसे क्लियर करवाने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने जो फर्म की जो आपने लाइबिलिटी अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाई होगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, उन सबको आपको रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, और उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं एज अ पार्टनर जब आपके बिजनेस में एंटर हो रहा हूँ तो मैं जो पुराने डेप्ट्स हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। तो ये जब आप कर लेंगे तो आप इसमें मुझे जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या बात लिखी हुई है। अब एक मिसाल ले लें यहाँ पर कि जॉन और सारा जो है वो एक पार्टनर है, और उनका जो है 1 लाख रुपए 10,000 रुपये जो है उन्होंने एक सप्लायर को देने हैं XYZ कंपनी का। अब जॉन जो है उसने डिसाइड कर लिया कि बस भाई मैं जो है अब बिज़नेस से रिटायर होना चाहता हूँ, मैं जो है अब पार्टनरशिप नहीं रखना चाहता, अब आप किसी और पार्टनर को ऐड कर लें, और उन्होंने एक माइक को, एक नए पार्टनर को ऐड कर लिया बिज़नेस के अंदर। अब माइक को वो चाहते हैं कि वो लायबल बना दें $10,000 के लिए जो उन्होंने लिए हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, उसको अपना जो है फर्म का रिकन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सारा और माइक के ऊपर, और सारा और
माइक जो है वो दोनों को एग्री होना पड़ेगा कि हम जो है डेब्ट XYZ कंपनी का वो देंगे, और XYZ कंपनी उनके जो रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म है उससे उनको भी आगाह करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जब लोन प्रोवाइड किया होगा, जब सारा और जॉन पार्टनर थे, अब जब दोबारा वो रिकन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो अब सारा एंड माइक पार्टनर हैं, तो उस पर क्या होगा कि एक लेटर दिया जाता है। ये जो कंपनीज़ वगैरह लेटर हेड यूज़ करती हैं वो इसी वजह से यूज़ करती हैं कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपस में सर्कुलेट करती हैं कि ये हमारी पार्टनरशिप चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इससे रिलेटेड बात जो है वो उनको बताई जाती है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ क्या होगी, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटिंग बाय चेंज इन फर्म। अब सेक्शन 38 के अंदर क्या दिया हुआ है कि अब आप देखें, पहले सारा और जॉन उस बिज़नेस को लेके चल रहे थे, अब जॉन जो है वो रिटायर हो गए, बिज़नेस से अलग हुए, और माइक जो है वो एज अ न्यू पार्टनर इंटर हो गए। अब इससे पहले जो गारंटीज़ वगैरह चल रही होंगी, जैसे बैंक ने गारंटी के ऊपर लोन दिया होगा, सारी चीज़ें दी होंगी कि ठीक है भाई आप 1 साल बाद ये लोन अदा कर देंगे, और उस लोन की आप पेमेंट कर रहे होंगे, सारी चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है, अब जॉन बीच में से हट गए, अब आपने बैंक को ये चीज़ें बतानी होंगी कि भाई अब जॉन जो हैं वो हट गए हैं, नए पार्टनर इंटर हो गए हैं, वो माइक हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरीके से चलेगा। तो फिर जब आप बैंक को इसमें इन्फॉर्म कर देंगे तो ये एक लीगल वे में चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो ये एक इलीगल चीज़ होगी, क्योंकि जॉन अब बिजनेस से हट गए हैं और उनके नाम पे बिजनेस चल रहा होगा। बैंक ये अज्यूम करके बैठा होगा कि जॉन और सारा का बिजनेस है, लेकिन जो बिजनेस होगा वो जो सारा और माइक का बिजनेस बन जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म की। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में क्या होता है, इट इज़ कंटेन इन सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट विच इज गिवन बिलो द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब एक पार्टनर जो है वो तमाम पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं तो इसको सिंपली हम डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन किस तरीके से होती है, इसमें जो सेक्शंस आते हैं वो 39 से लेकर 55 तक आते हैं, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे कि हर सेक्शन के अंदर क्या चीज़ है। द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में टेक प्लेस इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग 5 फेज, यानी कि इन 5 कुछ फेजेस दिए हैं, उनमें से किसी एक भी फेज़ को इस्तेमाल करके आप जो है वो अपनी पार्टनरशिप को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। जैसे एग्रीमेंट बिटवीन जो तमाम लोग पार्टनर्स जो है उनके दरमियान एग्रीमेंट हो जाए कि हाँ भाई हम बिज़नेस को ख़त्म कर रहे हैं, ये सेक्शन 40 के अंदर आ जाएगा। कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाए, यानी कि कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से डिसोल्यूशन जो है वो करना पड़े। जैसे क्या हो सकता है कि तमाम पार्टनर्स जो हैं वो बोलें कि नहीं भाई अब हम जो है अब हम बिज़नेस को आगे नहीं कर सकते और अब हम जो है वो इस बिज़नेस को ख़त्म करते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि इंसॉल्वेंट हो जाएं, यानी कि पार्टनर्स के जो हैं वो लीगल लायबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाएं कि उनके पास पैसे ही ना हो कि वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकें। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आपके इन हैंड जो कैश है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब एक मिसाल ले लें कि आपके घर में जो राशन डलता है वो आना है 10,000 रुपये का और आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप ये नहीं कर सकते। इसी तरीके से बिज़नेस को रन करने के लिए जो बिज़नेस के यूटिलिटी बिल्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो 10,000 तक पहुंच गई हैं और आपके पास 2,000 रुपये तमाम पार्टनर्स के पास, तो सब इंसॉल्वेंट हो गए। तो इसमें सेक्शन 41 के अगेंस्ट ये जो है पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। बाय द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकमिंग अनलॉफुल, या जो बिज़नेस है वो बहुत पकड़ा गया है कि अब भाई ये जो कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा कि बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगी। सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी सच एज इफ्लेक्स ऑफ टाइम। इफ्लेक्स ऑफ टाइम क्या होता है? इफ्लेक्स ऑफ टाइम से मुराद क्या होता है? द टर्म इफ्लेक्स ऑफ टाइम रेफर टू द पैसेज और एक्सपायरेशन ऑफ सर्टेन पीरियड, यानी कि जब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, आपने डिसाइड किया था कि 1 साल तक हम पार्टनरशिप रखेंगे, अब वो जो है वो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इफ्लेक्स ऑफ टाइम कहते हैं। उसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का इंतकाल हो गया तो फिर पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। उसके बाद क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पार्टनर इज़ अनएबल टू मीट देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड पे ऑफ देयर डेब्ट। एक पार्टनर जो है वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो पे नहीं कर सकता और अपने डेब्ट वगैरह अदा नहीं कर सकता, उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसके पैसों से ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो ये 3 तरीके जो हैं वो हमने देख लिए। 4th वन क्या होता है? बाय अ पार्टनर गिविंग नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, यानी कि अब वो विल करते हैं कि भाई हम ठीक है, अब एक पार्टनर कह देता है कि यार मेरी इंटेंशन ये है कि अब हम पार्टनरशिप ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, कोई लड़ाई हो गई है, कोई मसले मसाइल हो गए हैं तो बोल रहे हैं हम पार्टनरशिप ख़त्म करते हैं, तो तमाम लोग अपनी विल की बुनियाद पर कि हाँ ठीक है पार्टनरशिप, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, हाँ ठीक है पार्टनरशिप हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। बाय द इंटरवेंशन, एक मिसाल ले लें यहाँ पर कि बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, और अब कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो ऐसा होता है ना कि भाई बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी आती हैं जो पुराने प्रोडक्ट को बिल्कुल ऑब्सोलीट कर देती हैं, वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है, तो उसमें ये इस तरीके से कहते हैं। अब जैसे आप लें लोग पहले जो है वो फीमेल्स की आप मिसाल ले लें कि वो फ्लैट स्लीपर्स वगैरह पहनती थी, उसके बाद अचानक से हील्स का फैशन आया, हील्स वाली सैंडल आ गई, तो क्या हो गया? फ्लैट स्लीपर्स जो हैं वो एक वक्त में बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि हील्स का फैशन बहुत ज़्यादा इन था, तो जो फ्लैट चप्पल वगैरह बनाते थे तो उनका बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हाँ ठीक है हम इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर देते हैं। बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इन केस ऑफ अ पार्टनर बिकम अनसाउंड ऑफ माइंड, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर,
द कोर्ट बीइंग सेटिस्फाइड और एनी अदर इक्विटेबल ग्राउंड दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व, सेक्शन 44। अब यहाँ पे देखें हमने सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 55 की बात हुई थी, तो यहाँ पे उन्होंने खुद 44 सेक्शन तक दिया हुआ है, तो हमने 44 सेक्शन तक कर लिया, तो ये इनफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 5 पॉइंट में क्या बात हो रही है, नंबर 5 में, कि पार्टनर जो है वो उसका दिमाग जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा, वो पार्टनरशिप अब कंटिन्यू नहीं रख सकता, अनसाउंड माइंड हो गया। उसके बाद क्या है, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, के वो इनकैपेसिटी से मुराद जो है वो इस ऐसा हो गया कि वो बिजनेस अब नहीं चला सकता, इनकेपेबल हो गया, तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। या तो फिर कोर्ट ने कोई ऐसी चीज़ें देख ली कि भाई ये अनलॉफुल है, या किसी ने कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा केस कर दिया कि भाई ये जो है वो बहुत ज़्यादा गैर कानूनी हरकतें करते हैं या लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है बिज़नेस को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, ये किस तरीके से हो सकता है, तो ये लेक्चर ही ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप। इसको आप लाजमी याद रख लीजिएगा। ये 2 लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 23 और लेक्चर नंबर 24। इन दोनों में से MCQs भी आएंगे और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 5 नंबर के भी आ सकते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, तो ये लाजमी आपने कवर करना है। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल दी गई है उन्हीं सेक्शंस की जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में। तो ये आपके लिए इनफ है, क्योंकि पेपर में आपके लिए 3 नंबर के सवाल के लिए 3 मिनट का टाइम होता है और 5 के लिए 5 मिनट्स का टाइम होता है। तो ये पॉइंट्स अगर आप याद कर लें तो वो इनफ है आपके लिए। अगर हाँ आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें। The registration of a firm may be effected at any time by sending by post or delivering to the registrars of an area in which place of the business situated, proposal to be situated, a statement in the prescribed form and accompanied by the prescribed fee। अब इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आप करा सकते हैं फर्म की, कि आप जो है वो पोस्ट भेज सकते हैं, यानी कि आप एक लेटर हेड के ऊपर और सारी सेक्शंस 58 के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं उन सबको कवर अप करने के बाद आप रजिस्ट्रार जो हैं उनके पास एक बाय पोस्ट जो है वो एक लेटर सेंड कर सकते हैं, और उसमें सारे प्रपोजल और सारी चीज़ें एज़ पर अकॉर्डिंग सेक्शन 58 सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, सारी ऑब्लिगेशन मीट होनी चाहिए। उसका मतलब क्या होता है कि आप एक एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रार को, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, किस जगह पर जो है वो बिज़नेस करेंगे उसका नाम होना चाहिए, और अगर किसी और कंपनी में किसी और शहर में उसकी ब्रांचेज़ होंगी या उसकी फ्रेंचाइजीज़ होंगी तो उसका नाम होना चाहिए, किस डेट में जो है वो पार्टनरशिप हो रही है या पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं फर्म को वो होना चाहिए, फुल एंड परमानेंट एड्रेस होना चाहिए पार्टनर्स का, और ड्यूरेशन होना चाहिए कि कितने सालों के लिए आप ये जो है वो कंपनी ओपन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए आपने रजिस्टर्ड किया तो उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी, उसके बाद आप इसको रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करवा सकते हैं, और वो सारी ऑब्लिगेशंस वगैरह जो उस टाइम एज़ पर लॉ होती हैं वो मीट करने के बाद। द स्टेटमेंट शेल बी साइंड बाय, तमाम पार्टनर से साइन होना चाहिए, और या फिर अगर उनके एजेंट जमा करा रहे हैं, क्योंकि ये काम अक्सर लॉयर्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनका साइन होना चाहिए उनके बिहाफ के ऊपर। रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार अपॉइंटेड, जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए रजिस्ट्रार अपॉइंटेड, उसको सेक्शन 57 के अंडर रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 59 की बात कर लेते हैं। व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोविजन ऑफ 50 हेड हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन रजिस्टर एंड कार रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म शैल बी फाइल द स्टेटमेंट। जब वो देखेगा रजिस्ट्रार के पास आपकी एप्लीकेशन आ गई, तो वो सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें देखेगा कि सेक्शन 58 में जितनी चीज़ें दी हुई थी वो सब यहाँ पर कवर अप हैं कि नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप होंगी तो वो रजिस्टर कर लेगा आपकी फर्म को। Effect of non-registration section 69, the provision are contained in section 69 of the act is given below। 69 के अंदर जो obligations वगैरह दी गई हैं, provisions दी गई हैं, वो यहाँ पर जो है वो बिलो में डिस्क्राइब हो रही हैं। आइए उनको वन बाय वन देखते हैं। No suit to enforce a right arising from a contract or conferred by this act shall be instituted in any court by or behalf any person suing as a partner in a firm against the firm or any person elect to be or have been partner in the firm unless the firm is registered and the person suing is or he has बिन शो इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म एज अ पार्टनर इन द फर्म। अब आप एक मिसाल ले लें कि कोई भी बंदा जो है वो पार्टनरशिप हो गई और वो बिज़नेस जो है वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अब वहाँ पे देखें कि रजिस्टर्ड क्यों करवाया जाता है बिज़नेस। अब देखें अगर एक फ़र्म है वो रजिस्ट्रेशन के बगैर काम कर रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है और ये चीज़ें छुप छुपा के बिज़नेस चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, अगर उसमें कोई पार्टनर के दरमियान कोई लड़ाई हो गई, कोई मसला हो गया, अब अगर वो कोर्ट में केस करने जाएगा तो वो केस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई फर्म उस नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं होगी। जब रजिस्टर्ड ही नहीं होगी तो केस ही नहीं बनेगा, केस ही नहीं बनेगा तो उसका जो लॉस है वो सिंपली लॉस हो जाएगा। तो इसलिए फर्म को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। द प्रोविजन ऑफ द सब, और जहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, नो सूट टू इन्फोर्स राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट बाय और बाय हाफ ऑफ अ फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड एंड पर्सन सुइंग हैव बीन। अगर कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि थर्ड पार्टी से बिज़नेस वगैरह हम कर रहे होते हैं, वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, अगर आप पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को इनके साथ कोई धोखा कर देती है, फ्रॉड कर देती है, तो उनको भी केस नहीं कर सकती क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है। द प्रोविजन सम ऑफ सेक्शन 1 and 2 शैल आल्सो अप्लाई टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट।
ये जो सेक्शन प्रोविज़न हमने सेक्शन नंबर 1 पढ़ा, उसमें पार्टनर्स की आपस में बात होगी कि आपस में लड़ाई होती है तो वो केस कर सकते हैं, और सेकंड बात की हमने अगर उनकी वेंडर से लड़ाई होती है तो वो केस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो केस करेंगे तो ऐसे केस की कोर्ट ऑफ लॉ में कोई वैल्यू नहीं होगी, अदालत इसको सुनेगी नहीं। क्यों? उन्होंने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सेक्शन नंबर 1 और 2, ये जो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 है 69 सेक्शन का, ये अप्लाई होता है क्लेम ऑफ सेट ऑफ के ऊपर भी। क्लेम ऑफ सेट ऑफ क्या होता है? क्लेम ऑफ सेट ऑफ ये होता है कि एक पार्टी ए जो है उसने पार्टी बी को कुछ पैसे देने हैं, ठीक है। जैसे आप और मैं हैं, मैंने आपको कुछ पैसे देने हैं और आपने मेरे कुछ पैसे देने हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम दोनों ये बोल लेते हैं कि भाई हम क्लेम कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं कि भाई कुछ पैसे जो हैं वो कम हो जाए। मैंने आपके 1 लाख रुपये देने, आपने मुझे 50,000 रुपये देने, तो मैंने आपको क्या कहा कि यार ऐसा करो, मैंने जो आपके 50,000 रुपये देने वो आप रख दो, बाकी 50,000 रुपये जो है आप मुझे दे दो। अब आप बोलो नहीं मैं तो नहीं दे रहा 50,000 रुपये, अब आपने तो मुझे लाख रुपये देने थे, आप इस चीज़ पर अड़ गए। तब इसमें जो सेट ऑफ के क्लेम है ये भी हम क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक हमारी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो। क्लेम टू सेट ऑफ क्या कहलाता है कि जब मैंने भी आपको कुछ देना है और आपने भी मुझे कुछ देना है, हम दोनों की एक दूसरे पे ऑब्लिगेशन है, तो ऐसे जो क्लेम्स कहलाते हैं वो क्लेम ऑफ सेट ऑफ कहलाते हैं। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू फर्म और टू पार्टनर इन विच हैव नो प्लेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से बाहर अगर बिज़नेस हो रहा है तो भी ये अप्लीकेबल नहीं होता। और या जो ये उन एरियाज़ में बिज़नेस हो रहा है जो कि सेक्शन 56 के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि इन एरियाज़ में जो है वो लॉ अप्लाई नहीं होगा, अगर वहाँ पे भी बिज़नेस हो रहा है तो वहाँ पे भी ये लॉ जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स। फॉल्स पर्टिकुलर्स ये होता है जिसको आप सिंपल से अल्फाज में कह सकते हैं, अगर आप झूठी गवाही देते हैं या झूठा केस लेकर आते हैं तो उसमें आपको सज़ा मिलेगी। अब क्या सज़ा हो सकती है कि आपको जेल काटनी पड़ सकती है 3 महीने या इससे ज़्यादा, और आपके साथ फ़ाइन भी हो सकता है, या दोनों सज़ाएं आपको एक साथ दी जा सकती हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आप एक दफ़ा अगर वीडियो लिख लें तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक